हेलो एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे क्लोज टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आ चुके हैं। और सीपीयू की अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम सीपीयू एग्जाम की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ उसी के ही तरीके से हम लेकर आए हैं सीपीयू एग्जाम्स में जो आए हुए हैं क्लोज टेस्ट, आज हम वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एमटीएस के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी पैटर्न बदल जाता है ना। तो सीपीयू का आज हम पैटर्न देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन एमटीएस वाले बच्चों के लिए भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ड्रीम ऑफ सक्सेस एंड वर्क हार्ड फॉर इट। इसका मतलब है कि भाई जब तक आप सोचोगे नहीं आपको क्या बनना है, तब तक आप हार्ड वर्क कर ही नहीं सकते। सपना देखना बहुत जरूरी है, तभी उस सपने को पूरा करने के लिए हम हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, देख रहे हो शेर कितना दहाड़ता है, कितना उसकी क्या रुतबा होता है उसका। ऐसा रुतबा बनाओ अपना, ऐसा काम करो कि ऐसा रुतबा हो कि जब हम चले ना तो सामने कोई इंसान ना दिखे, सिर्फ और सिर्फ सामने सर झुकाने वाले दिखे, है ना। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं हम। और पहला क्लोज टेस्ट आएगा। देखो आपको क्या करना है कि ये जैसा मैंने बताया एमटीएस और सीपीयू से ही हम कुछ सीपीयू के एग्जाम्स में जो आए हैं वो ले रहे हैं, और एमटीएस वाले बच्चों के लिए एक प्रैक्टिस है। ठीक है, अच्छा आज आप देख रहे होगे कि आज ये तिरंगा क्यों है। सारी स्लाइड्स में तिरंगा आपको मिलेगा, क्योंकि कल है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, है ना। तो भाई उसका वाइब जो होती है ना वो होनी बहुत जरूरी है। पेट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो हर इंसान में होनी बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम हैं हिंदुस्तानी। ठीक है, चलो तो देखते हैं यार पहला क्लोज टेस्ट। देखो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ना पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, कुछ टाइम मैं देती हूं आपको, 30 सेकेंड्स देती हूं, आप 30 सेकेंड्स में पढ़ लीजिए। ठीक है, कि किस बारे में है। रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश एक्शन व्हिच सीक्स टू ब्रिंग इक्वालिटी। The Constitution 124th Amendment Bill 2019 seeks to provide for the advancement of economically weaker sections of citizens. Article 15 of the Constitution dash discrimination against any citizen on the grounds of race, religion, caste, sex or place of birth. However, the government may make special provisions for the dash of socially and educationally backward classes or for scheduled castes or scheduled tribes. The bill seeks to amend Article 15 to additionally permit the government to provide for the advancement of economically weaker sections. Further, up to 10% of the seats may be dashed for such sections for admission in educational institutions. Such reservation will not apply to minority educational institutions. तो अभी आपको लग रहा होगा कि मैम ने ये पूरा क्यों पढ़ के सुनाया है। अभी एक क्वेश्चन एक ऐसा आने वाला है कि आपको लगेगा कि हाँ मैम ने ठीक किया था। तो चलो आओ पहले देखते हैं। अच्छा यहाँ पे ना ये जो ब्लैंक है ना ये 2 से शुरू हो रहा है, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन कुछ और था, लेकिन मैंने उसको लास्ट में कर दिया। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन जो है वो मैंने लास्ट में कर दिया, क्योंकि जब तक आप पूरे क्वेश्चंस नहीं कर लोगे तब तक आपको वो आंसर करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं। रिजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ डैश एक्शन। क्या लगता है आपको? डैश एक्शन मतलब यार रिजर्वेशन ना एक करेक्टिव मेजर था, है ना, करेक्टिव मेजर था, तो इसीलिए ये एक करेक्टिव एक्शन है। करेक्टिव एक्शन है जिससे करेक्शंस होती हैं। करेक्शन एज इन कि जो जिन लोगों को राइट्स नहीं मिले हुए हैं उनके लिए राइट्स लेकर आते हैं। गवर्नमेंट ऐसी चेंजेस अमेंडमेंट्स करती है जहां पे उन लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी अपलिफ्ट किया जाता है, या फिर सोशली वीकर सेक्शंस जो हैं उनको भी अपलिफ्ट करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 124th। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ब्लैंक जो आएगा आपका 24th Amendment seeks to provide for the advancement of economically weaker sections of citizens. Article 15 of the Constitution dash discrimination मतलब यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि ये जो आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये मना करती है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है किसी भी सिटीजन का, चाहे वो रेस से हो, रिलीजन से हो,
कास्ट हो, ब्राह्मण क्षत्रिय ये सब हो, सेक्स हो, मेल फीमेल हो, या फिर प्लेस ऑफ बर्थ हो कि नहीं नहीं भाई तुम तो बिहार के हो या तुम हरियाणा के हो या तुम दिल्ली के हो इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है, वो प्रोहिबिट मतलब रोकना किसी चीज को, कंट्रोल करना किसी चीज को, ठीक है। आगे देखते हैं। हाउएवर नेक्स्ट लेकर आते हैं। However, the government may make special provisions for the dash of socially and educationally backward classes or for SC और STs। अब देखो यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे, देखो ये जो लिखा गया है ये पहले लिखा गया होगा या पहले का बता रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, उनको जो ST SCs हैं या फिर इकोनॉमिकली या सोशली वीकर सेक्शंस हैं, EWS कैटेगरीज हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए वो क्या करती है, एडवांसमेंट्स करती है ना, एडवांसमेंट्स करती है। एडवांसमेंट मतलब अपलिफ्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। The bill seeks to amend Article 15 to additionally permit the government to provide for the advancement of economically. Further, up to 10% of the seats may be dashed for such sections. अब 10% सीट्स कोटा रिजर्व करते हैं, जब हम सीट्स को क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, प्रिजर्व नहीं करते, डिजर्व नहीं करते, कंजर्व नहीं करते, हम क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, ठीक है। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं या कॉलेजेस हैं या फिर जॉब्स हैं, उनमें जो है कुछ परसेंट जो कोटा होता है वो रिजर्व होता है इकोनॉमिकली या सोशली वीकर सेक्शंस के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है। चलिए ये हमारा पहला क्लोज टेस्ट था। अब हम आगे चलते हैं सेकंड क्लोज टेस्ट में। हाँ सॉरी, अब जो है ना एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे। अब आपको जब सारे आंसर्स पता है, ठीक है, सारे आंसर्स आपको पता है तो क्या करते हैं, अब आप पूरा फिर से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, पैसेज का टाइटल क्या होना चाहिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15 या कॉन्स्टिट्यूशन 124th अमेंडमेंट या फिर रिजर्वेशन फॉर इक्वालिटी। फटाफट से आप लोग पढ़िए और मुझे बताइए 10-20 सेकेंड्स में कि इसका जो टाइटल है वो क्या होना चाहिए। हम पूरे पैराग्राफ में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, सोशली वीकर, इकोनॉमिकली वीकर या ST SCs की बात कर रहे हैं, तो उनके एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं, उनको अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, उनको इक्वालिटी देने की बात कर रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से और मेरे को लगता है कि आप लोगों के हिसाब से भी, क्योंकि आपको अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालने हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों ने आंसर नंबर D डाला होगा डेफिनेटली, क्योंकि रिजर्वेशन फॉर इक्वालिटी तो होना ही चाहिए, ठीक है। सबके अपने अपने मत होते हैं, लेकिन हम अभी यहीं पे सीमित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स। अब जल्दी से एक बार आप इसको पढ़ लो, ठीक है, आपको मैं 30 सेकेंड्स का टाइम दे रही हूं, एक बार इसको पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर जो है वो देने शुरू करिए, ठीक है। सॉरी, देखो यहां लिखा है कि ये जो डेफिनेशन ऑफ वेटलैंड्स है ना वो क्या करती है, उसके अंदर क्या क्या आता है, इकोसिस्टम आता है, जैसे कि लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स, स्वैम्प्स, कोरल रीफ्स एंड मेनी अदर्स। तो वो ये क्या कर रही है, वो इंक्लूड कर रही है, इंक्लूड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसके बाद आता है बट ऑल्सो ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल साइट्स डैश फिश पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर्स। ये नेचुरल तो जो चीजें हैं वो इंक्लूड करती है, लेकिन मैन मेड, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल साइट्स को भी इंक्लूड करती है, जैसे कि फिश पॉन्ड्स और रिजर्वॉयर्स। तो सच एज हम यूज करते हैं कि जब हमें एग्जाम्पल देना होता है, जब हमें स्पेसिफाई करना होता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो such as fish ponds and reservoirs, ठीक है। Though they only cover around 6% of the Earth's land surface,
40% of all plant and animal species live or breed in them. Wetlands are also vital for human well-being and security. More than 1 billion people across the world depend on them for their livelihoods, but one in 8 people on earth. According to the UN Environment Program, these ecosystems are also the unsung heroes of the climate crisis. बिल्कुल भाई, ये जो ecosystems है ना, ये एक्चुअली में हीरोज हैं क्लाइमेट क्राइसिस के, ठीक है. इन फैक्ट दे डैश मोर कार्बन देन एनी अदर इकोसिस्टम, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं ज्यादा कार्बन देन एनी अदर इकोसिस्टम विथ पीटलैंड्स अलोन स्टोरिंग ट्वाइस डैश ऑल द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट. नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ब्लैंक. हाँ, तो कितना करते हैं, एज मच एज ऑल द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, एज मच एज, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी, जितना कि वर्ल्ड्स के फॉरेस्ट करते हैं. एंड इनलैंड वेटलैंड इकोसिस्टम्स एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर एंड हेल्प प्रिवेंट फ्लड्स एंड ड्रॉट, समटाइम क्रिटिकल टू हेल्प फ्रेश वाटर एट कम्युनिटीज अडेप्ट टू अ चेंजिंग क्लाइमेट. ठीक है. तो लेटिसिया कार्वल्हो, प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ मरीन एंड फ्रेश वाटर एट UNEP, healthy wetlands punch above their weight in terms of benefits. The theme for the very first World Day is Wetlands Action for People and Nature. It serves as an urgent call. बिल्कुल अर्थ को बचाने के लिए, इकोसिस्टम को बचाने के लिए, it serves as an urgent call to act and to invest financial, human, political capital to save the world's wetlands from disappearing altogether and restore these places, those areas already lost. ठीक है, जो ऑलरेडी लॉस्ट हो गए हैं उन एरियाज को भी रिस्टोर करने के लिए ये जो अर्जेंट कॉल है वो एक्ट होनी चाहिए. वेटलैंड्स आर डिसअपियरिंग 3 times डैश फॉरेस्ट. जो वेटलैंड्स हैं वो इतनी तेजी से डिसअपियर हो रहे हैं, 3 गुना, मतलब 3 times faster than फॉरेस्ट. उनकी जो स्पीड है वो फॉरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है. ठीक है, 3 गुना ज्यादा है. Okay, and our Earth's most threatened ecosystem. In just 50 years since 1970 से 35% of the world's wetlands have evaporated. सोचो कि यार 35% जो है, सिर्फ 50 सालों में 35% जो है वर्ल्ड का वेटलैंड जो है वो बिल्कुल इवेपोरेट हो चुका है, वो बिल्कुल डिसअपियर हो चुका है. तो कितना अर्जेंट नीड है इसको बचाने के लिए. इट इज द कॉल ऑफ द आवर, है ना. इट इज द नीड ऑफ द आवर. ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्लोज टेस्ट. अब हम नेक्स्ट की ओर चलते हैं. अगेन मैं चाहूंगी कि आप लोग फिर से दोबारा पढ़िए ऑल एलिफेंट्स. ठीक है, ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़ो और फिर 30 सेकेंड्स में आपको देती हूँ, पढ़िए और फिर हम वापस से फिर से आंसर्स करेंगे. ओके, देखो पहला तो आंसर आपको समझ में आ रहा है कि एलिफेंट्स की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है. तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, है ना. प्लूरल वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट हम हैव लगाएंगे. ठीक है, तो ऑल एलिफेंट्स हैव सेवरल डिस्टिंक्टिव फीचर्स. बहुत सारे एलिफेंट्स के डिफरेंट डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक बहुत नोटिस वाली करने वाली चीज होती है उनकी लॉन्ग ट्रंक एंड प्रोबोस्किस. यूज्ड फॉर मेनी डैश, पर्टिकुलरली ब्रीदिंग. यूज्ड फॉर मेनी स्कीम्स, मीन्स, कैपेसिटीज या पर्पसेस. उनका क्या बहुत सारे पर्पस के लिए वो यूज की जाती है, जैसे कि सांस लेने के लिए, पानी लिफ्ट करने के लिए या ग्रास्पिंग ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा वो अपनी लॉन्ग ट्रंक से ही एलिफेंट जो है वो ग्रास्प करता है, पकड़ता है चीजों को. ठीक है. देयर इंसाइजर्स ग्रो डैश टस्क्स. इंसाइजर्स क्या होते हैं, टीथ्स होते हैं. ठीक है, तो देयर इंसाइजर्स ग्रो डैश टस्क.
इंसाइजर्स जो है वो टस्क के इनटू ग्रो करते हैं, विच कैन सर्व एज वेपन्स एंड टू एज, आपने देखा होगा इंसाइजर्स होते हैं बहुत एलिफेंट के बहुत शार्प टीथ होते हैं, है ना, तो वो वेपन की तरह काम करते हैं और एक तरीके से एक टूल करते हैं वो एज अ सर्व, जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकते हैं या डिग कर सकते हैं चीजों को या मिट्टी को। एलिफेंट्स के जो लार्ज ईयर फ्लैप्स होते हैं हेल्प टू कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर, वो जो वैसे से फ्लैप करते रहते हैं वो उनके बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। उनके पिलर लाइक लेग्स डैश कैरी देयर ग्रेट वेट, जो उनके पिलर लाइक लेग्स होते हैं दे कैन कैरी, ठीक है, वो उनका वेट कैरी करते ही हैं, दे कैन कैरी देयर ग्रेट वेट। अफ्रीकन एलिफेंट्स जो हैं उनके बहुत लार्जर ईयर्स होते हैं, कॉन्केव बैक्स होती हैं, वाइल एशियन एलिफेंट्स, देखो जो अफ्रीकन एलिफेंट्स है उनके लार्जर ईयर्स होते हैं और बैक बहुत कॉन्केव होती है एज कंपेयर टू एशियन एलिफेंट्स। एशियन एलिफेंट्स में छोटे उनके कान होते हैं और उनके कन्वेक्स और लेवल बैक्स होती हैं, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू एन एलिफेंट पॉपुलेशन इज द आइवरी ट्रेड, जो ये आइवरी ट्रेड होता है ना, एज द एनिमल्स आर पोच्ड मतलब हंट, ठीक है, फॉर देयर आइवरी टस्क्स, उनके दांतों का ट्रेड होता है, ठीक है। other threats to dash elephants, जो दूसरे जो थ्रेट हैं वो किसमें है, वो वाइल्ड एलिफेंट्स को है, जिसमें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का डर आता है, कॉन्फ्लिक्ट विद लोकल पीपल का भी डर आता है। एलिफेंट्स जो है वो एक वर्किंग एनिमल्स हैं एशिया में, ठीक है, और पास्ट में जो कुछ टाइम पहले तक वो लड़ाई में यूज करे जाते थे, वॉर में यूज किए जाते थे, और आज वो डिस्प्ले के लिए जू और सर्कसेस में यूज करे जाते हैं। यहाँ पे देखो आपने एक वर्ड देखा सर्कसेस, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी है कि सर्कस सिंगुलर है और सर्कसेस प्लूरल है, ठीक है। ईएस लगा दोगे तो सर्कस का प्लूरल हो जाएगा सर्कसेस, ठीक है। तो पुराने टाइम में आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज हैं, पद्मावत या ऐसा कोई, उसमें एनिमल्स जो होते थे वो जिस पे बैठकर लड़ाई युद्ध करने जाते थे वो क्या होते थे, वो कैमल्स भी होते थे या वो एलिफेंट्स भी होते थे, ठीक है, घोड़े तो थे ही। नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट अपना आते हैं चैलेंजेस डैश। चलो ये फटाफट से पढ़ो। चैलेंजेस आर 30 सेकेंड्स बहुत है, छोटा सा ही है। Challenges are dash that knock on our door. It may sound difficult to dash the obstacles in our career, but challenges are rewarding. If there were no challenges, there would have been no dash on this planet. Every challenge poses as an opportunity for those who like to put their dash to the fullest utilization. Knowledge and dash is the key to overcome challenges. ये हम दोबारा कर रहे हैं, आपको याद होगा, तो ये वाला पर्टिकुलर हम जो क्लोज टेस्ट है हम ये दोबारा कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि अभी आप जिस स्टेज पर हो उस स्टेज पे आपको मोटिवेशन की जरूरत है। हार्डवर्क तो आप लोग कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको मोटिवेशन की भी जरूरत है ना। तो देखो चैलेंजेस जो हैं वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होते हैं जो हमारे दरवाजे पे ठकठकाते हैं, नॉक करते हैं। चैलेंजेस कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। चैलेंजेस अगर आप ओवरकम कर लेते हो ना तो वो आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाती है ना। तो इट मे साउंड डिफिकल्ट टू डैश द ऑब्स्टिकल, ओवरकम, ठीक है, आपको लगेगा शुरू में कि इस ऑब्स्टिकल को, इस एग्जाम को पास करना एक ऑब्स्टिकल है, बट चैलेंजेस आर रिवॉर्डिंग। अगर वो पास हो जाता है तो फिर उससे अच्छी चीज क्या है। If there were no challenges, अगर इस दुनिया में challenges ही नहीं होते, there would have been no dash on this planet, no invention। क्योंकि आपने देखा होगा साइंटिस्ट, और ये जब चंद्रयान गया था, है ना, तो ये साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्वेंट ही तो किया था, इन्वेंशन ही तो थी एक तरीके की, लेकिन वो एक ऑब्स्टिकल शुरू में लगता था कि यार पता नहीं कैसे जाएगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पहले भी फेल हो गया, इस बार भी ना हो जाए, लेकिन जब वो हो गया उसके बाद क्या हुआ, वो रिवॉर्डिंग रहा, है ना, रिवॉर्डिंग रहा।
On this planet, every challenge poses as an opportunity for those who like to put their dash. तो ये उन लोगों के लिए बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं ना जो रिस्क लेना जानते हैं जिंदगी में, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है जो अपना पोटेंशियल, अपना जो अपने काम करने की जो जिद है उसको फुलेस्ट यूटिलाइजेशन तक ले जाना चाहते हैं. नॉलेज एंड डैश इज द की टू ओवरकम चैलेंजेस. नॉलेज एंड पेशेंस. ठीक है, तो आपकी बुद्धि के साथ साथ आपको पेशेंस, सब्र भी होना चाहिए तो अगर आप सच में वो चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते हैं तो. ठीक है जी, तो यहां हमारा खत्म होता है नेक्स्ट क्लोज टेस्ट. अब हमारा नेक्स्ट क्लोज टेस्ट आता है इट इज इंडीड. पढ़िए भाई. ओके ये बहुत इजी है. इट इज इंडीड इजी टू क्रिएट एन अर्बन फॉरेस्ट टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन. इट इज लाइक अ चाइल्ड्स प्ले. ये एक बच्चों का खेल है. इफ डैश क्रिएटेड अमंग पीपल ऑफ ऑल एजेस, क्या होगा? इफ डैश क्रिएटेड, इफ एडिक्वेट क्रिएटेड. ठीक है, इफ एडिक्वेट, ठीक है, एक सही मात्रा में क्रिएट कर दिया जाए. ठीक है, जस्ट अ डैश मैंगो अवेयरनेस इज सीड एंड जैक फ्रूट सीड. ठीक है, into the ground and make seed bombs for the seed to sprout during rainy season. Authorities must take dash measures. Authorities अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक हमारा रह गया है. नेक्स्ट देखते हैं. हाँ, अथॉरिटीज को जो है वो एक बहुत ही नेसेसरी मेजर्स लेने चाहिए टू एंश्योर अ पार्ट ऑफ द टाउन और सिटी इज एलोकेटेड टू प्लांट ट्रीज. दिस एंश्योर्स द डैश एडुक्वेट ऑक्सीजन टू पीपल. एडुक्वेट बताइए इसका क्या लगता है? दिस एंश्योर्स द डैश एडुक्वेट ऑक्सीजन टू पीपल. अवेलेबिलिटी है ना, अवेलेबिलिटी एडुक्वेट, अवेलेबिलिटी ऑफ एडुक्वेट ऑक्सीजन टू पीपल. आप लोगों को पता है कि पेड़ कितने जरूरी होते हैं, है ना. पेड़ जो है हमारी लाइफ में कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि पेड़ों से ही हमारा इकोसिस्टम बैलेंस रहता है. पेड़ों से ही हमारा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं वो बैलेंस रहता है. चीजों को हम हम अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं. तो पेड़ों का बहुत ज्यादा रोल है. और पेड़ों से क्या नहीं मिलता हमें? पेपर जो हम यूज करते हैं, एक पेपर को बनाने के लिए पता नहीं कितने कितने पेड़ों को काटा जाता है. इसलिए पेड़ उगाना इज अ वेरी वेरी गुड हैबिट. एफॉरेस्टेशन जो है वो होनी चाहिए. नेक्स्ट आते हैं. द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप. 30 सेकेंड्स दे रहे हैं यार, प्लीज जल्दी से पढ़ लीजिए एक बार आप, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. वर्ल्ड में काफी रैपिड चेंजेस आ रहे हैं नॉलेज लैंडस्केप में. क्या क्या नहीं हो रहा बताओ? साइंटिफिक चेंजेस आ रहे हैं, एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना. ओके देखो यहाँ पे लिखा है जितने भी वेरियस ड्रामेटिक साइंटिफिक या टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, जैसे कि राइज ऑफ बिग डेटा, machine learning, artificial intelligence, many unskilled jobs worldwide may be taken over machines, while the need for a skilled workforce, particularly involving mathematics, computer science and data science, in conjunction with multidisciplinary abilities across the sciences, social sciences and humanities, dash increasingly in greater demand. क्या आएगा यहाँ पे बताओ? ये सब एक टाइम के बाद दे विल बी इंक्रीजिंग इन ग्रेटर डिमांड. विथ क्लाइमेट चेंज के साथ साथ जो ये पोल्यूशन बढ़ रहा है, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं, देयर विल बी अ साइजेबल शिफ्ट. एक बहुत ज्यादा एक अच्छा खासा शिफ्ट आएगा इन हाउ वी डैश द वर्ल्ड्स एनर्जी, हाउ वी मीट द वर्ल्ड्स एनर्जी, water, food,
sanitation needs, again resulting in the need for new skilled labor, particularly biology में, chemistry, physics, agriculture, climate science and social science. The growing dash of epidemics, the growing, बताएं क्या आना चाहिए? The growing emergence या फिर वेन, dissolution या फिर नीड, द ग्रोइंग एमरजेंस, ठीक है, ये एक इमरजेंसी की तरह हमें लेना चाहिए. एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स विल ऑल्सो डैश कोलैबोरेटिव रिसर्च इन इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट. बताएं, द ग्रोइंग एमरजेंस ऑफ एपिडेमिक्स एंड पेंडेमिक्स, दे विल ऑल्सो कॉल फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च. ठीक है, उसके बाद देयर विल बी अ ग्रोइंग डैश फॉर ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स. देयर विल बी अ ग्रोइंग demand for humanities and arts, such as India moves towards becoming a developed country as well as among the 3 largest economies in the world. तो यार ये ना हमारे ये जो आज हमने क्लोज टेस्ट करे हैं, ये बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड हैं और एग्जाम में आ चुके हैं, तो आपको पता है कि ये हमें आने चाहिए, है ना. प्रैक्टिस ही हमें अपना सपना पूरा करवा सकती है. तो आप फिर भी दोबारा से सारे बहुत अच्छे से पढ़िएगा. जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको जरूरी नहीं है कि क्लोज टेस्ट में या कॉम्प्रिहेंशन में हर वर्ड समझ में आना जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं है. हम इंडियंस हैं और हमारे पास एक टैलेंट है ना, हमारे पास एक इनबॉर्न टैलेंट है कि हम जो है कनेक्ट कर लेते हैं पढ़ के, है ना, उसको हिंदी में हिंग्लिश कर लेते हैं, हम इंग्लिश को हिंग्लिश कर लेते हैं और हम कनेक्ट करके समझ जाते हैं कि अच्छा ये लाइन ना ये कहना चाह रही है. तो इसीलिए घबराना नहीं है, जितना बड़ा है उतना इजी भी होगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे अरे मैम ये तो बहुत बड़ा क्लोज टेस्ट है, कैसे करेंगे. टाइम टेकिंग जरूर हो सकता है, आपको दोबारा उस चीज को रिवाइज करने में टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ सारे आंसर्स को फिट करने के बाद दोबारा से पढ़ो. हो सकता है उस टाइम आपको नहीं समझ में आ रहा अंडर प्रेशर, बाद में जब आपके पास टाइम है ना तो उसको पढ़ो. एक बार पढ़ोगे ना दोबारा से आपके माइंड को क्लिक कर जाएगा कि नहीं यार ये चीज यहाँ पे नहीं, ये चीज यहाँ पे ठीक बैठ रही है. ठीक है, तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को करना होता है. लेकिन अभी हम क्लास तो ओवर कर रहे हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है. ये बहुत जरूरी है कि हम अपने दिलों में ना ये पेट्रियोटिज्म की फीलिंग को जगाए रखें, अपने देश के लिए मर मिटने का जोश अपने अंदर दबने ना दें, अपने अंदर हम उस चीज को उभारें, है ना, और अपने देश के लिए जिए. किसी के लिए मत जियो, सिर्फ अपने माता पिता और अपने देश के लिए करो. ये जो आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इनसे भी आप अपने देश की सेवा करोगे, उतनी ही सच्चाई के साथ करो जितनी सच्चाई से तुम चाहते हो कि हमारे साथ जस्टिस हो, है ना. अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ जस्टिस हो तो हमें जस्टिस को करना पड़ता है, जस्टिस हमें खुद लाना पड़ता है, हमें दिखाना पड़ता है कि हम भी जस्टिस करते हैं, है ना. तो भाई आप सभी को हमारे पूरे राइस स्मार्ट फैमिली की तरफ से हैप्पी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. आप सब खुश रहें और भगवान करे कि आप सबकी मनोकामना पूरी हो. ठीक है, अब हम मिलेंगे कल, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए. गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय.